और वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। पुलिस साध्वी का मीडिया हैंडल करने वाले से पूछताछ की तैयारी भी कर रही है। पुलिस उनसे मौत के बाद पोस्ट करने के कारण क्या रहे उसके बारे में भी पूछताछ करेगी। जोधपुर पुलिस ने साध्वी के पिता का फोन छीनने से भी इनकार किया है, जैसे आरोप लगाए जा रहे थे। ये जो साध्वी जी हैं, इनके पिताजी द्वारा ऐसा बताया गया कि इनकी कल थोड़ी तबीयत खराब थी, जिस पर इन्होंने किसी प्राइवेट कंपाउंडर को बुलाया था। प्राइवेट कंपाउंडर ने जो इंजेक्शन लगाया, बाद उसके इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लग गई, जिसके बाद इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने ले गए, जहां उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जो बॉडी है उसको एमजीएच मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। इनके साध्वी जी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को कौन कौन हैंडल कर रहे हैं और किन किन के पास उसका एक्सेस है, इसकी अभी पूरी सूचना हमें नहीं मिल पाई है। ये सब के बारे में भी जांच चल रही है, टाइमिंग्स वगैरह को लेके भी जांच चल रही है अभी। और हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हैं सीधे जोधपुर से। मनीष, इसमें दो एंगल तो निकलकर सामने आए, उसके बाद में सवाल भी पूछते हैं कि क्या हमारे जहन में भी लोगों के भी है। एक तो हो गया है कि जो उनकी ट्रोलिंग हो रही थी वीडियो के जरिए, दूसरी बात आती है कि उनकी तबीयत खराब हुई तो कंपाउंडर के जरिए इंजेक्शन दिलवाया गया। लेकिन आखिरकार क्या उनकी तबीयत पहले से खराब थी या किसी तरह के मानसिक दबाव में थी जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई? क्या है पूरा मामला? देखिए अमित, जो पुलिस अधिकारियों से कुछ देर पहले मेरी बातचीत हुई है उसके मुताबिक ये है कि एक बात तो तय थी कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ट्रोलिंग हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं साध्वी बहुत ज़्यादा आहत थी। लेकिन उसके बाद अचानक से कंपाउंडर ने जब इंजेक्शन लगाया और उसके बाद साध्वी की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई, और उसके बाद जिस तरीके से किरदार उसके पिता का रहा है उस पर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने जिन बिंदुओं पर अपनी जाँच केंद्रित की है वो बातें मैं जरूर बता दूँ, जिन्होंने मुझे बताई है कि आखिरकार जिस वक्त अस्पताल लेके इसके पिता गए उस वक्त अस्पताल में एम्बुलेंस जब मंगाई गई तब एम्बुलेंस से इनकार कर रहे थे इसके फादर। दूसरी बात, मोबाइल देने से इनकार किया जाने लगा। उसके बाद जब 28 जनवरी की 5:30 बजे मौत हुई तो 4 घंटे बाद 9:30 बजे इस तरीके का पोस्ट क्यों किया गया, और एक लौता सिर्फ कंपाउंडर ही क्यों अंदर गया, इस तरीके के तमाम ऐसे सवाल हैं। कंपाउंडर को डिटेन कर लिया है पुलिस ने, अभी नाम वगैरह कुछ भी उजागर नहीं किया है, लेकिन पुलिस ये मान रही है कि पोस्टमार्टम के बाद विसरा रिपोर्ट से ये कमोबेश कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाएगा कि मौत होने का आधार क्या है। शुरुआती तौर पर यह जरूर माना जा रहा है कि साध्वी आहत थी, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित थी। जिस तरीके से उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उनके और उनके पिता की जो रिश्ते थे उसको तार तार करने की कोशिश की गई। लेकिन इस बीच जो किरदार हैं, चाहे वो कंपाउंडर हो चाहे उनके पिता हो, उसको लेकर तमाम पुलिस के दायरे में है और इस लिहाज से भी जांच पुलिस करेगी, पता लगाने की कोशिश करेगी कि साध्वी की हत्या की गई है या वाकई ये कोई हादसा था। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अभी एक बड़ी खबर गुजरात से, जहां से गिरफ्तार आतंकी फैजान ने बड़ा खुलासा किया है। फैजान ने गुजरात एटीएस के सामने पूछताछ में यह दावा किया कि उसके हिट लिस्ट पर उत्तर प्रदेश के 7 हिंदूवादी नेता थे। इस खुलासे के बाद से हड़कंप मच गया है। फैजान को 25 जनवरी को एटीएस ने नवसारी के चारपुल इलाके से पकड़ा था। गुजरात एटीएस की पूछताछ में उसके खतरनाक मंसूबे सामने आए थे। फैजान शेख ने इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ बयान देने वाले 7 हिंदूवादी लोगों को मारने का प्लान तैयार किया था और उसने इन लोगों की लिस्ट बनाई थी और इसे अपने दूसरे ग्रुप्स में शेयर कर रहा था। रामपुर का रहने वाला फैजान पेशे से दर्जी है और उसने अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पिस्टल तक खरीद ली थी। फैजान ने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो सभी हिंदूवादी हैं और गोरक्षक हैं। इनमें गाजियाबाद के गरिमा गार्डन के रहने वाले दक्ष चौधरी ने दिल्ली में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था। कई हिंदू कथावाचक दक्ष चौधरी अभिषेक ठाकुर की खुले मंचों से तारीफ भी कर चुके हैं। तो फैजान के टारगेट पर कौन कौन वो हिंदूवादी लोग थे जिन्हें मारने की पूरी प्लानिंग फैजान ने की थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। उससे पहले ही वो एटीएस के हत्थे चढ़ गया। ये वो नाम आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पे नाम है दक्ष चौधरी, अंकु पंडित, डॉक्टर प्रकाश, यूधी राणा, अभिषेक, गौरव राजपूत, विक्रांत। और हमने तस्वीरें भी रखी हैं जिसमें आप दक्ष चौधरी, अंकु पंडित, इन सभी को देख सकते हैं जो हिट लिस्ट में थे फैजान शेख के। इसके डीवाईएसपी श्री हर्ष उपाध्याय को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक फैजान नाम का बंदा है जो मूल रामपुर यूपी का रहने वाला है और अभी लगभग 3-4 साल से नवसारी में रह रहा है। वो दर्जी के व्यवसाय में शामिल है। ये जो बंदा है ये ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो उसके हिसाब से पैगंबर के विरुद्ध कुछ बोलते हैं
इन लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सारे ग्रुप्स में भेजता है, वेपन भी कलेक्ट कर रहा है, इनको मर्डर करने का ये प्लान बनाता रहता है। साथ ही साथ जैसे मोहम्मद और अलकायदा के बहुत सारे चैनल से जुड़ा हुआ है, खास करके मुफ्ती मसूद अजहर और रऊफ असगर को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता है ये। उनके कहने पे अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसे इंस्ट्रक्शन मिले तो एक विशाल जो जिहाद की परिकल्पना है, इसमें जुड़ करके कश्मीर में जो जिहाद है उसमें भी जुड़ने की इच्छा। जो भी लोग पैगंबर के विरुद्ध कुछ बोलते हैं उनको मारने की जो इसकी इच्छा है, उसके तहत ये वेपन प्रोक्योर कर रहा है। साथ साथ उन लोगों के नाम, उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह कलेक्ट करके दूसरे ग्रुप्स में भी ये शेयर करता है। निर्णय कपूर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निर्णय, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है, वो हिट लिस्ट सामने आई है जो फैजान ने बनाई थी। क्या फैजान के निशाने पर ये सभी लोग थे? किसी के कहने पर फैजान ये सब करने की फिराक में था या ये उसका खुद का दिमाग था? देखिए, फैज़ान के बारे में जितना पता चल पाया अभी तक गुजरात एटीएस से, वो ये है कि ये एक तो 22 साल इसकी उम्र है और बहुत आसानी से इस उम्र में लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं। फैज़ान जो है वो पिछले काफ़ी समय से रेडिकलाइज हो रहा था इस प्रकार की जो आतंकी मानसिकता है उससे, और उसी के चलते उसने पिछले 8-9 महीनों में ये प्लान बनाया। वो करीब 6 महीने पहले वापस यूपी गया, वहाँ से उसने ये पिस्तौल जो है वो प्रोक्योर की, उसके बाद वापस आया और 3 महीने पहले उसने इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाई अल फैज़ान के नाम से, और ये इस आईडी के ज़रिए वो जो है कम्युनिकेट कर रहा था लोगों के साथ। और बताया जा रहा है कि किसी मोहम्मद अबू बकर नाम के व्यक्ति के संपर्क में भी था वो जी। उसने पूरा प्लान जो है वो रेडी कर लिया था। इट इज़ अ काइंड ऑफ लोन वुल्फ अटैक, जिसकी हम काफ़ी चर्चा सुन रहे हैं कि आजकल एक पैटर्न ये चल रहा है कि सिंगल हैंडेडली आप एक ऑपरेशन हैंडल करेंगे जिसमें आप कुछ लोगों को मार करके जो है टेरर फैलाएंगे। फैज़ान के निशाने पे ये 7 लोग थे जिनके नाम हम अभी दिखा रहे हैं। इनके बारे में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लगातार ये चर्चाएं रही हैं कि ये गौरक्षक हैं। कई बार ये इस तरह के बयान भी दे चुके हैं जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो हैं उनकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं। तो ऐसे में इसने ये जो है एक एक्सट्रीम रास्ता चुना था और पूरा प्लान भी रेडी था। जो पता ये चला है कि ये किसी का एंडोर्समेंट एक्चुअली ढूंढ रहा था और इसने नवसारी में भी कुछ लोगों के संपर्क किए थे जो लेकिन इसकी बातों में नहीं आए और अभी इस केस में जो है वो विटनेस भी बन रहे हैं। तो आपने जैसा बताया कि 22 साल उम्र में रेडिकलाइज हो जाना ये बहुत आसान है, लेकिन एक टेलर के लिए इतना फंड जुटा लेना कि वो 7 लोगों की हत्या करे, इतना बड़ा एक लॉजिस्टिक तैयार करना, आखिरकार क्या फंडिंग हो रही थी? अगर अभी तक फंडिंग हुई तो किसने की थी और कौन कौन लोग थे जो इसके साथ जुड़े हुए थे, वो आगे एटीएस तलाशेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निर्णय। खबर काशी से है, जहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पथराव मारपीट से हड़कंप मच गया है। छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और संग्राम 2 हॉस्टल्स के बीच शुरू हुआ। बिड़ला और रुइया हॉस्टल के 60 से ज्यादा छात्र सड़कों पर आ गए और अचानक पथराव, लाठी डंडे, ईंट पत्थर लेकर भिड़ गए। 30 से 40 छात्रों की भीड़ ने धावा एक दूसरे पर बोल दिया। काफी देर तक पत्थरों की बारिश होती रही। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे छात्र एक दूसरे की पिटाई पर आमादा हैं। दरअसल ये पूरा मामला इसलिए भड़का क्योंकि एक छात्र की पिटाई की गई थी। पुलिस के मुताबिक जन्माष्टमी के वक्त ये पहले विवाद हुआ था और उसी को लेकर 4 छात्रों ने मिलकर एक स्टूडेंट को पीट दिया। इस मामले में पीजी के पीयूष तिवारी के नाम छात्र के सिर से गंभीर चोट आई है। पथराव मारपीट में भी कई छात्र घायल हुए हैं। पूरे मामले के बाद बीएचयू कैंपस में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद भारी फोर्स को मौके पर तैनात किया गया। पुलिसकर्मियों ने फिलहाल हालात को कंट्रोल किया है और 500 से ज्यादा जवानों के दलबल के साथ एक हॉस्टल को खंगालने का काम भी शुरू हुआ। जांच पुलिस ने शुरू की। ड्रोन से भी हॉस्टल्स की छानबीन की गई है। भाग रहे एक छात्र को इस दौरान पुलिस ने पकड़ा। उससे पूछताछ के लिए पुलिस उसे अपने साथ ले गई। पुलिस ने 11 कमरों को फिलहाल सील कर दिया है। 1.5 घंटे से ज्यादा 3 छात्रावासों में तलाशी का अभियान भी चलाया गया। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, फिलहाल क्या स्थिति है और दूसरी बात है कि क्या ऐसा रहा जिस वजह से 2 हॉस्टल के छात्र आपस में खूनी संघर्ष में उतर आए? अभी तो स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन कंट्रोल में है। ये पूरा मामला हॉस्टल में जो लोग बीएचयू में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी हॉस्टल में रह रहे हैं उन स्टूडेंट्स को लेकर है।
और इसी को लेकर यहाँ जन्माष्टमी में भी दोनों हॉस्टल्स में जो बिरला सी है और रुइया है, इसमें लड़कों में विवाद हुआ था और उसके बाद कल ये इतना ज़्यादा विवाद हो गया कि लाठी डंडे पत्थर सब चलने लगे, एक स्टूडेंट ज़्यादा घायल हो गया। क्योंकि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हॉस्टल में बहुत सारे लड़के ऐसे रहते हैं जो बीएचयू में भी पढ़ नहीं रहे, उससे उनको दिक्कत आती है। इसी को लेकर झगड़ा पूरा था और इसका पूरा नतीजा ये निकला है कि अब जो बीएचयू प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हॉस्टल्स में कमरों की तलाशी ले रहा है और ये देख रहा है कि कौन से स्टूडेंट अभी बीएचयू में पढ़ रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट जो बीएचयू से पढ़ चुके हैं और गलत तरीके से हॉस्टल में रह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी, साथ ही इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया रुचि आपका तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी के लिए।